प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जैक द्वारा एक ही सेट जारी किया गया है, लेकिन हम लोग एक ही सेट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो बाजार में आए हुए गेस्ट पेपर के आधार पर मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है और इसको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद भी है? तो सीधा सीधी यही जानना है कि किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है? घटता है। और जब मूल्य घटता है तो मांग क्या होता है? बढ़ता है। तो मूल्य और मांग के इसी संबंध को हम लोग मांग का नियम कहते हैं और मूल्य और मांग के इस संबंध के कारण ही मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर भी आती है। अब हम लोग किताबी भाषा को देख लेते हैं। क्या कहता है कि मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। किसी वस्तु की कीमत का उस वस्तु की मांग से घनिष्ठ संबंध होता है। मांग और कीमत के इस पारस्परिक संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध है, मतलब उल्टा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। मतलब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, तो ये विपरीत संबंध हुआ। अन्य बातों के समान होने पर, अन्य बातों के समान होने का अर्थ मतलब होता है इसकी मान्यताएं। अगर इसकी मान्यताएं काम करेगी तो अन्य बातों के समान रहने पर अधिक कीमत पर वस्तु विशेष की कम मात्रा खरीदी जाएगी। अगर उसका मूल्य ज़्यादा रहेगा तो उसका कम मात्रा खरीदा जाएगा और कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। और अगर उसका कम दाम रहेगा तो ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे हम उसका। दूसरे शब्दों में, कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है। मान लीजिए टमाटर देगा 100 रुपये तो आप एक ही पाव लिए या आधा पाव लिए, लेकिन अगर टमाटर देगा 10 रुपये तो आपके पास अगर पैसा है तो आप 1 किलो भी ले सकते हैं। तो यही हुआ, मूल्य कम रहने से ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे और मूल्य ज़्यादा रहने से कम मात्रा खरीदेंगे। कीमत कम रहने पर मांग अधिक होती। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कीमत में कमी के साथ मांग की मात्रा में वृद्धि और कीमत में वृद्धि के संग मांग की मात्रा में कमी होती है। मतलब जब कीमत बढ़ेगा तो मात्रा कम होगा। मेयर्स कहते हैं, मांग की सामान के वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत के विपरीत दिशा में चलने की प्रवृत्ति है। अब मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद करने मतलब है कि किसमें मांग का नियम काम नहीं करता है। मांग का साधारण नियम क्या है कि जब मूल्य बढ़ेगा वस्तु का तो मांग क्या होगा? घटेगा। जैसे मूल्य है OP, हम लोग मात्रा कितना प्रयोग करें? OQ, मूल्य है OP। अब मूल्य घटकर OP1 अगर हो जाता है तो मात्रा बढ़कर कितना हो जाता है? OQ1। यहाँ से यहाँ इतना मात्रा बढ़ गया। तो ये मांग का साधारण नियम है कि मूल्य बढ़ने पर मात्रा क्या होता है? मूल्य बढ़ने पर मात्रा घटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मूल्य घटने पर उसका मांग भी घट जाएगा और मूल्य बढ़ने पर उसका मांग भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग मांग का नियम का अपवाद कहते हैं। तो ये कौन परिस्थिति में लागू होता है? तो इसके मांग के नियम की कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। मांग के नियम के मुख्य अपवाद निम्नलिखित है। मतलब ये नियम कब काम नहीं करेगा? तो पहला है जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु। तो जो वस्तुएं जीवन के लिए अनिवार्य है उसकी कीमत घटने या बढ़ने पर भी उसकी मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। कीमत कम हो या अधिक, भोजन, वस्त्र आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हम बाध्य होते हैं। मतलब इस पर मांग का नियम काम नहीं करेगा। दूसरा है किसी वस्तु के भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना। यदि भविष्य में किसी वस्तु के नहीं मिलने या दुर्लभ होने की संभावना है तब कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग बढ़ती है। लोग यह सोचते हैं कि दुर्लभ होने के कारण भविष्य में उस वस्तु की कीमत में और अधिक वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए पेट्रोल है, बोलेगा 15 दिन तक पेट्रोल का टंकी लोग का हड़ताल रहेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या कीजिएगा? देखिएगा उसका अगर ज़्यादा दाम मिलेगा तो एक टंकी अपना या 1 गैलन भर के घर में रख लीजिएगा कि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? मांग का नियम वहाँ काम नहीं किया। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठान प्रदान करने वाली वस्तु। बहुमूल्य वस्तु जैसे हीरा, जवाहरात आदि का प्रयोग समाज में आदर तथा सम्मान पाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए कीमत कम होने पर उनकी मांग घट जाती है क्योंकि तब ये प्रतिष्ठादायक नहीं रहती है। कहता हीरे का नेकलेस दिया अपनी बीवी को तो उससे उसका शोभा बढ़ जाता है, समाज में इज्जत बढ़ जाता है। और भाई हीरा 10 रुपया मिलेगा तो कोई उसको पूछेगा नहीं कि हीरा का क्या काम है।
अगला है आदत की वस्तुएं। तो आदत की वस्तुएं भी मांग के नियम के अपवाद है। लोगों को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है उन्हें वे कीमत बढ़ने पर भी खरीदते ही है। कहने मतलब है सिगरेट का दाम है 3 रुपये, हम लोग पी रहे थे और हम लोग सिगरेट इसे पीना नहीं चाहिए, उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए अब सिगरेट का दाम हो गया 12 रुपया, लेकिन फिर भी आदमी पी रहा है। दारू का दाम बढ़ गया फिर भी उसको पी रहा है। काहे? तो काहे कि उसको लत लग गया है। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम नहीं काम करेगा। अगला है गिफिन या निम्न कोटि की वस्तुएं। तो रॉबर्ट्स गिफिन प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अनेक अवसरों पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं है वरन कम हो जाती है। मतलब जो घटिया टाइप का वस्तु रहेगा अगर उसका दाम घटेगा तो उसका मांग भी घट जाएगा। जैसे खराब किस्म का चावल है, मान लीजिए 10 रुपये दे रहा है, अब उसका घट के अगर 5 रुपया हो जाएगा तो आदमी फिर उसको नहीं खरीदेगा। और 12 रुपया 10 रुपया चावल जो घट के 5 रुपया हो गया नहीं खरीदेगा और फिर कितना वाला 12 वाला खरीदेगा। तो ये रॉबर्ट गिफिन ने कहा था कि निम्न कोटि की वस्तु का दाम अगर घटता है तो उसका मांग भी घटता है। उसी प्रकार कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे आय घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। इस विरोधाभास की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही निम्न स्तरीय वस्तुओं को गिफिन वस्तुओं की संज्ञा दी गई है। अगला है उपभोक्ता की अज्ञानता। तो कई बार बाजार का ज्ञान नहीं रहने के कारण तथा अज्ञानतावश भी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उसे अधिक मात्रा में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आलू दे रहा है बाजार में 20 रुपये और कहीं आपको बोल दिया 50 रुपये, आप ले लिए, तो आप बाजार में पूरा घूम के पता तो नहीं किए, तो इससे अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम काम नहीं किया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो इसका हम बहुत अच्छा मैथमेटिकल डिफाइन आप लोग को किए हैं। वो चैनल के प्ले लिस्ट में इकोनॉमिक्स ग्रुप ए करके आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसको हम उसमें अच्छा से समझाए हैं। ये तो गेस्ट पेपर से तैयार किया हुआ आंसर है, फिर भी हम इसको दिखा देते हैं आपको। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को अल्पकालीन सीमांत लागत कहते हैं। मतलब सीमांत लागत क्या होता है कि एक वस्तु का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, मतलब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए और जो मेरा लागत में वृद्धि हो रहा है उसी का अंतर हम लोग को सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत में एक सीमा तक कमी आने की प्रवृत्ति रहती है, इसके बाद उसमें वृद्धि होने लगती है। अतः सीमांत लागत वक्र का आकार यू अक्षर की भांति होता है। इसे नीचे आरेख में प्रदर्शित किया गया, देख सकते हैं। ये है आपका सीमांत लागत रेखा और ये क्या है, यू आकार जैसा थोड़ा लग रहा है। अगर ये और ऐसे जाता तो यू आकार पूरा पूरी बन जाता। ग्राफ को आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से बना लीजिएगा। अगला है इसी का डिटेल है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से आरंभ में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र गिरता है। मतलब जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो वहाँ लागत कम होता है। कैसे? मान लीजिए आप तालाब में मछली पकड़ने गए, 2 गो जाल लेके गए, मछली है तो आप कम जाल में कम मेहनत में मछली ज़्यादा पकड़ेंगे। अब रोज़ रोज़ वहीं मछली पकड़ने पहुँचिएगा तो मछलियाँ तो ख़त्म हो जाएगा तालाब में, तो कहाँ से मिलेगा? उसके बाद जाल बढ़ाइए, आदमी बढ़ाइए, मछली तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुरू में लागत कम लगेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और उसके बाद क्या होगा, लागत बढ़ेगा और उत्पादन कम होने लगेगा। तो यही चीज़ कह रहा है यहाँ कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से आरंभ में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र गिरता है, लेकिन एक न्यूनतम बिंदु पर पहुँचने के बाद यह ऊपर उठता है। मतलब देख रहे हैं ये शुरू में यह गिर रहा है, फिर इस बिंदु पर आने के बाद क्या हो रहा है, यह उठना शुरू कर दे रहा है। उठना मतलब सीमांत लागत बढ़ना शुरू कर दे रहा है। इस प्रकार इस वक्र का आकार यू के समान होता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार यू के समान होने का कारण परिवर्तनशील अनुपात के नियम का लागू होना है। इस नियम के अनुसार जब तक उत्पादन अनुकूलतम बिंदु से कम रहता है, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयों को लगाने से उत्पादन में वृद्धि होती है और सीमांत लागत घटता है। लेकिन अनुकूलतम बिंदु के पश्चात परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयों को लगाने से सीमांत उत्पादन में उत्पादकता में ह्रास होने लगता है। इस बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयों को लगाने से स्थिर साधनों पर दबाव बढ़ जाता है और उनका कुशलतम प्रयोग नहीं होता। इससे सीमांत लागत में भी वृद्धि होती है। कहने मतलब है आपके पास मशीन है, ये स्थिर साधन है। अब मशीन में हम आदमी बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, श्रम बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मशीन का जो उत्पादकता है वो बढ़ेगा थोड़ी,
वो ज़्यादा उस पर हम लोग वर्क करने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, घिसावट आने लगेगा, उसमें फिर कमी आने लगेगा, वो हमको उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो शुरू में तो उत्पादन देगा, मशीन नया नया रहेगा तो ठीक उत्पादन देगा, लेकिन उसके बाद कमी होने लगेगा उसमें। तो इसका मतलब है कि उत्पादन शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद में वो उत्पादन कम देगा, मशीन पुराना होगा, घिसेगा, तो उससे मेरा क्या होगा, लागत बढ़ेगा। तो इसलिए शुरू में लागत घटता है और फिर बढ़ने लगता है और क्या हो जाता है, यू आकार की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निवेश से आप क्या समझते हैं, नियोजित निवेश और वास्तविक निवेश में अंतर कीजिए। तो निवेश मतलब होता है बाजार में गए, एक टोकरी आम खरीदे और उसको हम लोग घर में लाके बाले बच्चे सहित खा गए, तो वो मेरा व्यय कहलाया, मतलब हम लोग खर्च किए आम पर। अगर हम एक टोकरी आम खरीद के फिर वहीं बाजार में बेचने लगे कुछ 1-2 रुपया बढ़ा कर दाम, तो इसका मतलब आम में जो हम पैसा लगाए वो मेरा निवेश कहलाया, या हम लोग इसको विनियोग भी कहते हैं। तो साधारण भाषा में जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था का अंश या ऋण पत्र खरीदता है, मतलब उसका शेयर खरीदता, अंश पत्र मतलब हो गया उसका शेयर खरीदना, अथवा किसी अस्थायी संपत्ति में धन लगाता है, तब इसे निवेश या विनियोग कहते हैं। वास्तविक निवेश हम उसे कहते हैं जिससे देश की वर्तमान पूंजीगत साधनों में वृद्धि होती है। मतलब देश में पूंजीगत साधन का अगर वृद्धि हो रहा है, जैसे हम लोग क्या है, मान लीजिए नया फैक्ट्री लगाए हैं, तो वो क्या हुआ, पूंजीगत साधन में वृद्धि हुआ, तो इसको हम लोग वास्तविक निवेश कहेंगे। इस प्रकार का निवेश उस समय होता है जब किसी नए भवन, कारखाने, मशीन आदि का निर्माण किया जाता है। मतलब वास्तविक निवेश कब कहलाएगा, जब हम लोग नया भवन बनाएंगे किराया लगाने के लिए, कारखाना बनाएंगे, मशीन लगाएंगे, तो ये सब वास्तविक निवेश कहलाएगा। तथा यातायात के साधन आदि में वृद्धि होती है, इससे वास्तविक पूंजी की मात्रा तथा राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। केन्स के आर्थिक विश्लेषण में इस प्रकार का वास्तविक निवेश ही महत्वपूर्ण है। अब है, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जितना निवेश करने की योजना बनाई जाती है उसे नियोजित निवेश कहते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई धंधा पानी शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि इतना खर्चा हमको पड़ेगा, तो उस तरह का जो योजना तैयार किया, अभी खर्चा किए नहीं है, योजना केवल बनाए हैं, तो वो मेरा क्या होगा, नियोजित निवेश कहलाएगा। तो नियोजित निवेश आप समझ गए कि जो हम लोग योजना बनाते हैं खर्च करने के लिए, वो हुआ नियोजित। और जो वास्तव में हम लोग खर्च करते हैं, जैसे कारखाना बना लिए, भवन बना लिए, तो वो मेरा वास्तविक निवेश कहलाएगा। तो यही दोनों में अंतर है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय आय के विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय आय के बारे में पहले लिख लेंगे कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं, या वस्तुओं हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से, जिसे ह्रास घटाकर तथा विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। ह्रास घटाने मतलब मशीनों का ह्रास हो गया या पूंजीगत ह्रास हो गया, उसको घटाकर और विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए अनेक धारणाओं का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। दूसरा इसका अवधारणा या माप है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में लगी मशीनों और पूंजी की घिसावट अर्थात मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित आय बराबर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में लगी मशीनों एवं पूंजी की घिसावट मतलब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब है प्रति व्यक्ति आय माने पर कैपिटल इनकम। तो जब कुल राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय बराबर होगा प्रचलित कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय प्लस
कुल वर्तमान जनसंख्या, प्लस नहीं होगा, यहाँ भागा हो जाएगा, ये द जहाँ लिखा है ना वहाँ भागा हो जाएगा, मतलब ये आपका इस तरह होगा, यहाँ पर क्या होगा, भागा लगाना है, मतलब जो कुल राष्ट्रीय आय को किससे है, वर्तमान जनसंख्या से भागा लगाएंगे तो मेरा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगा। फिर है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय बराबर स्थिर कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय, यहाँ फिर वही भागा हो जाएगा, भागा कुल वर्तमान जनसंख्या। अगला है व्यक्तिक आय, तो एक वर्ष में राष्ट्र की जनसंख्या को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय व्यक्तिक आय होती है। राष्ट्रीय आय प्लस स्थानांतरण भुगतान माइनस निगम कर माइनस अवतरित लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान, तब हो जाएगा, उसको सबको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिक आय। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बजट घाटे से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार मापा जाता है, यहाँ मापा हो जाएगा, मापा जाता है। तो जब सरकार आय प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे बजट घाटा या बजटीय घाटा कहते हैं। इस प्रकार बजट घाटा सरकार की आय और व्यय के अंतर की माप करता है। अब सरकार के बजट में घाटे के 3 माप दिखाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है राजस्व घाटा, तो जब सरकार का राजस्व है उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। यहाँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व दोनों शामिल है, मतलब टैक्स से जो आय प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्ति कहलाएगा। अतः राजस्व घाटा क्या हुआ, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, मतलब खर्चा ज़्यादा आमदनी कम, तो वो हो जाएगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि सरकार अपने राजस्व व्यय को अपनी राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने में समर्थ नहीं है। राजस्व घाटे में केवल वही लेन देन शामिल किए जाते हैं जो सरकार के वर्तमान लेन देन को प्रभावित करते हैं। राजस्व घाटा का अर्थ यह है कि सरकार का अब बचत कर रही है तथा अपने उपभोग संबंधी व्यय के लिए एक भाग को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग कर रही है। इस घाटे को सरकार पूंजी प्राप्तियों से उधार लेकर अथवा अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा करती है। सरकार अपने व्यय के अधिक को मुख्यतः पूंजी खाते से उधार लेकर पूरा करती है। इसके फलस्वरूप उस पर ऋण और ब्याज के भुगतान का भार बढ़ जाता है, जिससे भविष्य में राजस्व घाटा और बढ़ता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा, तो जब सरकार का कुल व्यय उसकी उधार रहित कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण रहित पूंजी प्राप्ति, इसमें आ जाएगा उधार या ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों को गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियों भी कहते हैं। इस प्रकार की पूंजी प्राप्तियां उधार नहीं है तथा इनसे सरकार के ऋणों में वृद्धि नहीं होती है। फिर है आपका प्राथमिक घाटा, तो सरकार के ऋण की आवश्यकताओं में संचित अर्थात पुराने ऋणों का दायित्व भी शामिल रहता है। बजट सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय एवं व्यय का अनुमान है। आय की अपेक्षा वर्तमान व्यय के अधिक होने के कारण हम प्राथमिक घाटे का आकलन करते हैं। राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी की रकम को घटाकर प्राथमिक घाटे का पता लगाया जा सकता है। अतएव कुल प्राथमिक घाटा बराबर होगा कुल राजस्व घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगी। तो बच्चों ये थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुत जल्द थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।